पिछले क्लास में जहां तक पढ़ाए थे समझ में आया था? कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? चलो वैसे ही शुरू से रिवाइज करते हुए ही चलेंगे। सबसे पहले रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया होता है, एक प्रोसेस होता है जिसके द्वारा नए पदार्थ का नए गुण के साथ निर्माण होता है, हाँ या ना? इसके बाद हमने क्या पढ़ा था? अभिकारक एवं प्रतिफल, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पढ़ा था ना? अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? और अभिक्रिया के बाद बनने वाले को प्रतिफल, प्रोडक्ट। इसका एक और नाम था, बताओ क्या था? उत्पाद, प्रोडक्ट। ये सब था ना? ये सब लिखा था हमने? ये मैंने अभी भी नहीं भेजा, भेज दूंगा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पता है हमको? जब रासायनिक अभिक्रिया होती है तो क्या क्या होता है? गैस का निर्माण होता है, गैस का निर्माण होता है, अवक्षेप का निर्माण होता है, रंग में परिवर्तन होता है, ताप में परिवर्तन होता है, अवस्था में परिवर्तन होता है ना? इन सभी में परिवर्तन आता है। ठीक, 1 बाई 1 करके इन सब का एग्जाम्पल भी देखे थे, याद है ना? लास्ट उसके बाद हम लोग पढ़े थे केमिकल इक्वेशन, रासायनिक समीकरण, याद है? तो केमिकल इक्वेशन जो पढ़ा था उसमें क्या समझाया गया था कि जो रासायनिक अभिक्रिया होता है, केमिकल जो रिएक्शन होता है, उसमें जो पदार्थ भाग लेते हैं यानी जिनको अभिकारक कहते हैं, और जो प्रतिफल बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है अभिक्रिया के बाद, उनको संकेत एवं सूत्र जो उनका होता है, जो फॉर्मूला होता है, उससे संक्षिप्त रूप में दर्शाना ही, छोटे रूप में दर्शाना ही, दिखाना ही क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण कहलाता है। तो अभी तक तो हम लोग जो लिख रहे थे वो रासायनिक समीकरण ही था, केमिकल इक्वेशन ही था। उससे पहले के टाइम में क्या लिखा जाता था? वर्ड इक्वेशन, शब्द समीकरण। क्या लिखा जाता था? बाद में हम लोग जब सिंबल जान गए तो वो लिखने लगे। आगे है रूल्स फॉर राइटिंग केमिकल इक्वेशंस। तो ये समझाया भी था मैंने कि जो रासायनिक समीकरण जब हम लिखते हैं तो उसके लिए हमें कुछ रूल्स का पालन करना पड़ता है कि अभिकारक जो लिखना है वो बाएं तरफ लिखना है, प्रतिफल जो लिखना है वो दाहिने तरफ लिखना है। यदि अभिकारक 2 है या 2 से अधिक है तो उसके बीच में धन का चिन्ह देना है, प्लस चिन्ह लगाना है। प्रतिफल यदि 2 बना या 2 से अधिक बना तो प्रत्येक 2 प्रतिफल के बीच में क्या लगाना है? प्लस लगाना है। और अभिकारक और प्रतिफल के बीच में एक एरो लगाना है। किधर से किधर लगाना है? जिधर से अभिक्रिया हो रही होगी, जिधर हो रहा होगा उधर लगाना है। अभिकारक से प्रतिफल की तरफ, किधर से किधर? आई बात समझ में? तो ये पांचों नियम समझ लिए थे हमने। एकदम सिंपल सिंपल बात है, कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है। तो इनको शायद लिखा नहीं था हमने। चलो तो ये पहले लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग आगे यहां पर आएंगे। तो लिखते हैं, हेडिंग लगाना, रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। जो पहला नियम है, 1 नंबर दे के लिखना। अभिकारकों को, या अभिकारक लिखो बस, अभिकारक को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, सूत्रों की सहायता से बाएं तरफ लिखते हैं कि दाहिने तरफ? बाएं तरफ लिखते हैं। बाएं तरफ लिखते हैं। दूसरा, यदि अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक
दो या दो से अधिक पदार्थ भाग ले रहे हों, भाग लेते हों, तो उनके बीच धन चिन्ह, ऐसे प्लस लिख देना और इसको ऐसे घेर देना और भाषा में भी लिख देना ऐसे, धन चिन्ह इसको बोलेंगे, प्लस चिन्ह को धन चिन्ह लगाया जाता है। ये दो रूल्स हैं, पहले इन दोनों को लिखिए फिर आगे बताते हैं। जो प्रतिफल होता है, जो प्रोडक्ट होता है, उसको किधर लिखते हैं? बोलो। बिल्कुल, अभिक्रिया के बाद, अभिक्रिया के पश्चात लिखना। तीसरा, अभिक्रिया के पश्चात बने प्रतिफलों को दाहिने तरफ लिखते हैं। दाहिने तरफ लिखते हैं। चौथा, यदि दो या दो से अधिक प्रतिफल बने तो उनके बीच भी धन चिन्ह यानी प्लस वाला साइन, धन चिन्ह दिया जाता है या लगाया जाता है। और एक लास्ट पांचवा पॉइंट, अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच क्या लगाना है? तीर लगाना है। इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स एन एरो साइन इज इंसर्टेड टू शो विच वे द रिएक्शन इज अकरिंग। हमको ये बताना होता है कि रिएक्शन किधर से किधर हो रहा है, उसके लिए तीर का प्रयोग करते हैं, और किधर से किधर? अभिकारक से प्रतिफल की ओर। तो पांचवें पॉइंट में लिखेंगे कि अभिकारक एवं प्रतिफल अभिकारक एवं प्रतिफल के बीच तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। अर्थात कौन अभिकारक है या प्रतिफल है। आप ये भी चाहो तो जोड़ सकते हो। उस तीर से पता चल जाएगा कौन रिएक्टेंट है और कौन प्रोडक्ट है। तो आपसे एक सवाल पूछूंगा मैं कि रासायनिक समीकरण लिखने के कितने नियम हैं, तो क्या बोलिएगा? 5। कितने नियम हैं? ठीक है। और
मुझे लगता है कि आप एक दो बार इसको पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा जो है सो कि लैंग्वेज आपको रट्टा मारना है, अपने मन से आराम से आप लिख दोगे। आई बात समझ में? सिंपल भाषा में कहें तो ऐसे बोलना, अभिकारक को बाएं तरफ लिखते हैं, प्रतिफल को दाहिने तरफ लिखते हैं। अभिकारक 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं, प्रतिफल 2 या 2 से अधिक हो तो उसके बीच में प्लस चिन्ह लगाते हैं। पांचवा अभिकारक तथा प्रतिफल के बीच में तीर चिन्ह का प्रयोग करते हैं, जो यह बताता है कि अभिक्रिया किस दिशा में हो रही है। आई बात समझ में? कोई बाकी है? हाथ उठाइए। नहीं, चलिए ये तो अच्छी बात है, आप लोग साथ साथ कर ले रहे हैं। अब ध्यान से सुनना, अगला समझो क्या कहा जा रहा है। कह रहा है अ केमिकल इक्वेशन गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। जो रासायनिक समीकरण होता है वो कौन कौन सा इंफॉर्मेशन हमको देता है। जैसे मान लो कि कोई अननोन आदमी जिसको आप जानते ही नहीं हो अचानक से इस क्लासरूम में आके यहाँ पे खड़ा हो जाए, तो आप उसके बारे में क्या क्या बता सकते हो, मुझे बताओ। कुछ भी नहीं। अरे उसकी हाइट बता सकते हो, उसके रंग बता सकते हो, लड़का है कि लड़की है ये बता सकते हो, हाँ कि ना? कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे ही सकते हो। गजब वाले, कुछ भी नहीं बता सकते। चल क्या रहा है ये? मैंने बोला ना कि आदमी आएगा। अच्छा थोड़ी है सर कुत्ता आ गया, अभी तो मैंने बोला ना आदमी। कोई अननोन आदमी अगर आ गया और यहाँ पे आके खड़ा हो जाए तो उसके बारे में कुछ तो इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। हाँ बताओ क्या क्या दे सकते हो, आप सोच के बताओ। आदमी है कि जानवर है? अगर वो भी आदमी है तो मतलब स्त्री है कि पुरुष है, हाँ या ना? थोड़ा मोड़ा उसके उम्र के बारे में आप एक आकलन लगा लोगे, सही है गलत है? सही बता रहा हूं ना? तो कहने का मतलब है कि समझो बात, अगर मैं यहाँ पे एक केमिकल इक्वेशन लिख रहा हूं, जैसे मैंने लिखा H2, अभी तो इसको छोड़ दो, H2O2 ऐसे मैं लिख रहा हूं, ये केमिकल इक्वेशन है ना? तो ऐसे देख के हमको इस इक्वेशन से क्या क्या पता चलता है वो हमको समझना है। तो कह रहे केमिकल इक्वेशन गिव्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। एक केमिकल इक्वेशन जो होता है, एक रासायनिक समीकरण जो होता है, हमको क्या क्या सूचनाएं देता है, क्या क्या इंफॉर्मेशन देता है उसके बारे में है। तो पहला क्या इंफॉर्मेशन देता है? इट टेल्स अस, ये हमें बताता है विच सब्सटेंस और सब्सटेंसेस आर टेकिंग पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। मतलब ये इक्वेशन बताता है कि कौन कौन से पदार्थ अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। आई बात समझ में? कौन कौन सा जो है सो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। इस इक्वेशन से आपको समझ में आ जाएगा, और मैं पूछूं तो आप आंसर कर भी सकते हो। बताओ कौन कौन सा पार्ट ले रहा है? हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। आई बात समझ में? तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, क्लियर है? आगे कह रहा है एंड, और क्या बताता है? विच प्रोडक्ट, कौन सा प्रतिफल, कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहा है, बन रहा है, कौन सा आपको मिल रहा है? तो H2O मिल रहा है। तो जब भी हमसे पूछा जाएगा कि एक रासायनिक समीकरण से आपको क्या सूचना प्राप्त होती है, क्या इंफॉर्मेशन मिलता है, तो आप पहला यही बोलोगे, हमें पहली सूचना ये मिलती है कि कौन कौन से जो रिएक्टेंट, कौन कौन से जो सब्सटेंस है, पदार्थ हैं, वो रिएक्शन में भाग ले रहे हैं, और रिएक्शन हो रहा है तो कौन सा सब्सटेंस हमको मिल रहा है वो हमको पता चलता है। क्लियर? तो ये हम लोगों का पहला इंफॉर्मेशन रहा। दूसरा, इट गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स दैट टेक पार्ट इन द केमिकल रिएक्शन। ये देखो बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। हालांकि अभी आपके क्लास में तो इतना इसका यूज नहीं है, लेकिन एक बड़ा अच्छा चीज क्या मालूम चलेगा? अच्छा चीज ये मालूम चलेगा कि इस केमिकल इक्वेशन से आपको देख के नहीं लग रहा है कि हाइड्रोजन का यहाँ 2 एटम है, ऑक्सीजन का 2 एटम है। तो ध्यान से देखो, जब पानी बना तो इसमें हाइड्रोजन का 2 एटम है और ऑक्सीजन का 1 एटम है। तो अभी ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, इक्वेशन ये संतुलित नहीं है, इसको असंतुलित अभी बोलते हैं। बैलेंस अनबैलेंस अभी आगे पढ़ना है हम लोग को, इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है परेशानी हो, लेकिन मैं यहाँ पे इसको थोड़ा बैलेंस करता हूँ आपको समझाने के लिए। यहाँ पे मैं लगाऊंगा 2, यहाँ लगाना पड़ेगा मुझे 2, अब ये बैलेंस हो जाएगा। अब ध्यान से देखो, 2 लगा दिया ना, इसका मतलब H2 और फिर H2, 2 हाइड्रोजन गैस, ऐसे H2 2 हुआ। यहाँ पे O2 हो गया 2, इसका मतलब हुआ कि 2 पानी का अणु हो गया, 2 वाटर का मॉलिक्यूल हो गया, H2O। अब ध्यान से देखो तो इधर जितना हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का परमाणु इधर क्या है? 4, 2 इसमें है, 2 इसमें, 4 हुआ। इधर देखो कितना है? 4। इधर ऑक्सीजन का आइटम क्या है? 2। इधर क्या है? बैलेंस है, बैलेंस हो गया ना। तो इससे क्या पता चल सकता है? आप कह सकते हो कि हमको पानी का अगर 2 मॉलिक्यूल बनाना है, ध्यान सुनना मैं क्या कह रहा हूं, अगर पानी का 2 अणु आपको बनाना है तो हाइड्रोजन गैस का क्या अणु चाहिए?
दो गो, लेकिन ऑक्सीजन गैस का क्या अणु चाहिए? एक गो। ये समझ में आया? नहीं आया? तो अगर मान लो मैंने ऐसा सवाल पूछ दिया कि मुझे पानी का 10 मॉलिक्यूल बनाना है, कितना बनाना है? तो मुझे बताओ, अगर मेरे को वाटर का H2O का 10 गो अणु बनाना है तो H2 का कितना चाहिए? 20 चाहिए। 10 चाहिए। कितना चाहिए? 20 नहीं चाहिए, 10 ही चाहिए। कितना चाहिए? कैसे पकड़ में आया बताओ? इसका अगर 2 बनाने के लिए इसका कितना चाहिए? 2। तो इसका 1 बनाने के लिए इसका 1, इसका 10 बनाने के लिए इसका 10। नहीं समझ में आया? फिर से कुछ लोग कंफ्यूज किए थे बीच में, मैंने बोला 20 तो मेरे साथ साथ बह गए। नहीं नहीं, आराम से रिलैक्स, कोई भागना नहीं है, कोई जरूरी नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। जो चीजें आपको सीखने चाहिए वो थोड़ा अच्छे से सीख लो, यही तो अच्छा चीज है। ये जो इन्फॉर्मेशन है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, ध्यान रखना, इतने हल्के में मत लो। जैसे ही क्लास 10 पास करके एंट्री मारोगे ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज बनेगा आने वाले टाइम में, ठीक है? तो ये क्या देता है कि जैसे प्रोडक्ट बन रहा है ना, ध्यान सुनो। अच्छा एक बात बताओ, मैं एक बहुत कॉमन एग्जांपल की बात करूंगा आपके साथ। घर में जब हमारे खाना बनता है ना, तो आप एक चीज देखना, ऐसा होता है कि नहीं होता है कि अगर 2 लोगों का सब्जी बन रहा है तो हमने क्या किया, 4 आलू काट दिए सब्जी बनाने के लिए। अब जैसे ही 2 लोगों के लिए सब्जी बनाना है तो 4 आलू काट दिए और 1 चम्मच नमक डाला, वो बन गया। लेकिन मान लो 4 लोग आ गए, तो अब आलू का संख्या बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? अच्छा, जब आलू का संख्या बढ़ा दिया आपने तो नमक बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे? फिर क्या 1 चम्मच ही डालोगे? 10 लोग आ गए, फिर 1 चम्मच ही नमक डालोगे? ऐसा कर रहे हो, मतलब आलू बढ़ाते जा रहे हो और उसको बनाने के लिए हमेशा खाली 1 ही चम्मच नमक डाल रहे हो। पता लगेगा 1 हंडा आलू हो गया, 1 चम्मच नमक हो गया, कहेगा नमक डाले हो कि नहीं डाले हो, कोई स्वाद ही नहीं आएगा। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब है जैसे जैसे आलू का अमाउंट बढ़ेगा वैसे वैसे नमक का भी रेशियो बढ़ेगा। तो ये चीज बस यही समझना है कि जब आलू इतना है तो नमक कितना लग रहा है, आलू बढ़ेगा तो नमक बढ़ेगा, आलू घटेगा तो नमक, क्योंकि जो सब्जी बन रहा है, जो उसकी मात्रा है, अगर उसका बढ़ेगा तो उसमें जो लगने वाली चीज है उसका रेशियो भी क्या होगा? बढ़ेगा। नहीं आ रहा समझ में? तो एक तो प्रोडक्ट आपको ज्यादा चाहिए तो इनको बढ़ाना पड़ेगा, ये कम चाहिए तो इनको घटाना पड़ेगा। लेकिन ये भी पता चलना चाहिए कि अगर इसका 1 अणु बनाना है, 1 मॉलिक्यूल बनाना है, तो ये वाला कितना चाहिए, ये वाला कितना चाहिए। ये बात समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो अब सुनो ध्यान से, जब ये बैलेंस है तो हमने क्या देखा कि 2H2O बनाने के लिए ये कितना खर्च हो रहा है? 2। ये कितना खर्च हो रहा है? 1। ये खर्च हो रहा है 2, ये खर्च हो रहा है 2, मैं वहां गलती से चला गया, ये खर्च हो रहा है 2, ये खर्च हो रहा है 1। O2 1 ही लग रहा है। नहीं आ रहा समझ में? अच्छा, किसी के दिमाग में आता ना, सर ई 2 काहे लग रहा है, ई वो काहे लग रहा है? तो जब सब्जी बना रहे थे तो 4 गो आलू डाले थे, नमक हाथ से डाले थे, 4 गो आलू के बराबर हाथ नमक कहीं डाल दिए, उसमें बन जाता सब्जी, मजा आता खाने में। वैसा सब्जी किसको खिलाया जाता है? अगुआ को, जो शादी करवाता है। समझ में आया? समझा करो बात, समझ में आ रहा है? तो जो आपको बनाना है, ये दिमाग मत रखना कि जो भी रिएक्शन होगा, यहाँ पे कोई अगर प्रोडक्ट बना रहे हो तो जितना ये लगना चाहिए उतना ही ये भी लगता तो बड़ा अच्छा होता, पढ़ाई बहुत आसान हो जाता, उस सबके लिए आसान हो जाता। तो वैसे नहीं का सोचना, ऐसे ही चलो। एक नया एग्जाम्पल लेता हूं और आपसे कुछ डिस्कस करता हूं, देखते हैं कितने लोग सोच पा रहे हैं। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिया H2, क्या लिया, और यहाँ पे लेता हूं N2। ये मिलके बनाते हैं वैसे NH3 बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया गैस। क्या बनाते हैं? NH3 बनाते हैं, ठीक है? तो ये क्या बनाता है बताओ? NH3। पहले सब लोग सोच के बताओ, ये बैलेंस है, मतलब संतुलित है कि नहीं है? देखो ऐसे चेक करते हैं कि इधर नाइट्रोजन हाइड्रोजन काउंट कर लो, इधर सब नाइट्रोजन हाइड्रोजन काउंट कर लो, अगर बराबर है तो बैलेंस है, और नहीं है तो अनबैलेंस बोलते हैं। अगर बराबर है तो संतुलित बोलते हैं, नहीं है तो असंतुलित बोलते हैं। तो देख के बताओ बैलेंस है कि नहीं है? बोलो, नहीं है ना? तो यहां पे जो है सो कि नाइट्रोजन 1 दिख रहा होगा, यहां कितना दिख रहा है? 2। यहां हाइड्रोजन 3, यहां हाइड्रोजन, ये तो अनबैलेंस है। तो बैलेंस करना पड़ता है। तो अगर इसको बैलेंस करना है, ध्यान से सुनना, अगर इसको बैलेंस करना है तो मैं नीचे लिख देता हूं फिर से इसी चीज को, ताकि आपको दिखे कि पहले कैसा था और बाद में कैसा हो गया। तो सबसे पहले इसको बैलेंस करना है। क्या करना है बोलो? बैलेंस करना है। अभी आप नहीं बता सकते, अभी तो आपको देख के लग रहा होगा कि अच्छा एगो NH3 बनाना है तो एगो N2 चाहिए, एगो H2 चाहिए, आपको तो अभी यही लग रहा होगा। लेकिन ये नहीं दिख रहा है क्या कि 2 यहाँ पे नाइट्रोजन था, 1 गायब हो गया? तो ऐसे कभी नहीं होता। केमिकल रिएक्शन अगर हो रहा है, सोच के देखो, केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कभी ऐसा होगा क्या कि 1 kg A मिलाया, 1 kg B मिलाया और दोनों रिएक्शन हुआ और जो बना वो 1.5 kg बना?
कभी ऐसा नहीं होगा। अगर 1 kg ये था 1 kg ये था तो दोनों रिएक्ट करेंगे तो टोटल उसका मास क्या होगा, जितना करे उतना, जितना ना करे सब मिलाकर के मास 2 kg ही होना चाहिए। इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान के संरक्षण का सिद्धांत, द्रव्यमान के संरक्षण का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, या इसी को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम कहते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एटम, COA भी कहा जाता है इसको, कंजर्वेशन ऑफ एटम। इसका क्या मतलब कि जितना एटम इधर रहेगा ना जिस टाइप का, उतना ही एटम इधर भी रहेगा। आई बात समझ में? उसी प्रकार का, उसी टाइप का, ये ध्यान रखना। तो अभी वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। तो पहले तो ये अनबैलेंस नहीं है, ऐसा लग रहा है कुछ गायब हो रहा है, तो ये सही, ये अनबैलेंस है, पहले इसको बैलेंस करना पड़ता है। तो बैलेंस करो तब कहानी समझ में आएगी। तो बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 नाइट्रोजन है, तो अभी आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। मैं कर देता हूं, यहाँ पे 2 आएगा, 2 नाइट्रोजन हो जाएगा, और यहाँ लगाना पड़ेगा मेरे को 3। अब काउंट करो सही से। हाइड्रोजन का एटम कितना हुआ? हाइड्रोजन का परमाणु 3 दिख रहा है आप लोगों को? 6 दिख रहा है। अच्छा एक बात बताओ, अभी ये 3 हटा देते हैं, हाइड्रोजन का परमाणु कै गो है? तो एगो H2 दिख रहा है, तो उसमें जो है सो कि 2 दिख रहा है। हम 3 गो लिख दिए H2, तो अभी हाइड्रोजन का एटम कै गो है? इतना आसान है बउआ, बचपन में गुना भाग गुना कर लो, 2 तिया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1 है, तो 1 दूना। हाँ, ऐसे मुझे लगता है आपका आंख ठीक होगा, 2 दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा होगा। यहाँ पे नाइट्रोजन कै गो है? 2। कैसे पता चला? ना ना, हमको तो 1 ही गो लग रहा है। अरे 2 लगा है ना, तो NH3 2 गो है, एगो NH3 एगो और NH3, तो एगो में एगो नाइट्रोजन है, तो 2 गो में क्या हुआ? 2 गो हुआ। और नहीं बुझा रहता, यहाँ पे 1 लगा लेना, 2 एकम 2 गुना कर लेना, 2 आ जाएगा। ये कितने लोगों समझ में आ रहा है? हाथ उठाओ। काउंट करने आ रहा है ना? तो गलती नहीं करोगे ना? चलो एक पहले ये भी चेक कर लेते हैं। CaSO4 कैल्शियम सल्फेट है, बताओ कैल्शियम इसमें कै गो है? सल्फर कै गो? ऑक्सीजन कै गो? अब बताना, अगर हम यहां लगा दे 3, तो बताओ कैल्शियम कै गो हुआ? 3 हुआ। सल्फर कितना हुआ? हाँ, सल्फर कोई बोल रहा है 1। अच्छा 1 मिनट, अभी समझाता हूं, टेंशन मत लो। अगर यहां 3 लगा ना हमारे भैया दीदी लोग, तो CaSO4 एगो, फिर CaSO4 दूसर का 2 गो, फिर CaSO4 3 गो। नालायक सब, यहाँ 3 लगता है, इसका मतलब है 3 गो बार रिपीट हुआ। तो हम पूछ रहे हैं इसमें सल्फर कै गो? तो एगो हे में, एगो हे में, एगो हे में, एगो हुआ। तो फिर तुम लोग एगो काहे बोल रहा था? वही तो दिखा रहे हैं कि हाँ सब में गुना होगा। अगर यहाँ 1 रहेगा तो 3 एकम 3, यहाँ भी 1 है, 3 एकम 3, यहाँ 4 है, 4 तिया। अब बुझाया? फिर गलती करेगा सब? एक और चेक करते हैं। NH4Cl, और यहाँ पे लगाते हैं 5। नाइट्रोजन बताओ? 5। कौन बोल रहा है 20? अबे नाइट्रोजन पूछ रहे हैं, सुअर, नाक तोड़ देंगे तुम्हारा हम। नाइट्रोजन कितना? हाइड्रोजन 20। ये हुई ना बात, अभी सही जा रहे हो। क्लोरीन बताओ? हाँ, क्लोरीन 5। नहीं अब नहीं, अब नहीं, हो गया। अबे आ गया, जबरदस्ती। चलो देखते हैं कौन कौन बताता है फिर। CH3COOH, और यहां पे लगाते हैं 4। बताओ कार्बन कितना है? गलत आंसर है। कार्बन कितना है? कार्बन कितना है? ठीक से देख लो, कार्बन कितना है? कुछ को पकड़ में आ गया। कार्बन कितना है? 4। कार्बन यहां भी है, यहां भी है, तो यहां 1 है, तो 4 एकम 4 हुआ। हाँ यो तो कार्बने है, इका शंभू कुमार है, तो यहाँ भी 1 है, तो 4 एकम। तो जब यहाँ कार्बन पूछा गया तो ये भी गिनो, ये भी गिनो, 4 4। बुझाया? हाँ। हाइड्रोजन? हाइड्रोजन 4 तिया 12 यहाँ पे, ये 4 एकम 4 यहाँ पे, 12 4। आया समझ में? खाली चिल्लाना नहीं है, यहाँ जो जो उसमें चिल्ला रहे हैं समझ में भी आना चाहिए। आ रहा है? ठीक है, इधर से भी जा रहा है।
तो हाइड्रोजन कितना हुआ? 16। ऑक्सीजन बताओ? 8, क्योंकि यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, ये भी ऑक्सीजन है, ये भी ऑक्सीजन है, तो 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन कितना हुआ? 8 ऑक्सीजन हुआ। केमिकल रिएक्शन नहीं है अभी तो। अरे हम बता कुछ और रहे थे, तो तुम लोगों को पहले काउंटिंग में ही गड़बड़ हो गया, बैलेंसिंग वगैरह में और दिक्कत होगा, तो सोचे कि थोड़ा ही बता देते हैं। क्या बेटा बोल? चलो हड़बड़ाना मत, ठीक है? चलो यूरिया जानते हो तुम लोग, सुने हो? यूरिया का सूत्र लिख देते हैं, NH2CO NH2, ये यूरिया का फॉर्मूला है, ठीक है? अब मान लो यहाँ पे हम लगा देते हैं 10। बताओ नाइट्रोजन का परमाणु कैगो? हाइड्रोजन कैगो? कार्बन कैगो? ऑक्सीजन कैगो? सब बताओ। नाइट्रोजन कितना बोल रहा है सब? सही जवाब। हाइड्रोजन बताओ? 10 दूना 20 यहाँ पे, 10 दूना 20 यहाँ पे, ये भी सही जवाब। कार्बन बताओ? 10, ये भी सही जवाब। ये भी 10, सही जवाब। चलो बजा लो अपने लिए ताली एक बार। हो गया बस, अपने लिए ढेर का बजा रहा है सब, रहने दो, मेरे लिए थोड़ा सा हो जाता है सब। चलो चुप रहो। अब समझ में आया नहीं आया? कोई दिक्कत? काउंट करने आ जाएगा ना? एक जगह और फंसाते हैं, रुको तुम लोग। बताओ इसके अंदर मैग्नीशियम कैगो है? मैग्नीशियम कैगो है? सही जवाब। ऑक्सीजन? हाँ हाँ, इस बार देखो यहाँ पे 1 है, ई नहीं 4 एकम 4, लेकिन है ना 2 भी लगल है, वो घेर के 2 लगल है, 8 होगा। हाइड्रोजन बताओ? हाइड्रोजन भी 8 होगा। वाह, अब नहीं पकड़ाएगा, सब बुझा गया हमको। यही एक बचा था जो प्रॉब्लम कर सकता था, है तो और भी रहने दो। हाँ बहुत मजा आ रहा है तुम लोगों को इसमें, यही बचा है ना, बेहुदा सब कहीं का। हट, हो गया, रहने दो अब। लेकिन हाँ बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं, कोई नहीं, 2 मिनट समय लगा, लेकिन सब लोग काउंटिंग करने आ गया, कैसे निकालते हैं समझ में आया? चलो अब ध्यान से सुनो, जल्दी बताओ, हाइड्रोजन इधर कितना है? इधर कितना है? हाइड्रोजन इधर कितना है? तो बराबर हुआ। तो अब कहेंगे ये बैलेंस है, संतुलित है। नाइट्रोजन कितना है? इधर कितना है? तो नाइट्रोजन दोनों तरफ बराबर है, हाइड्रोजन भी दोनों तरफ बराबर है, तो ऐसे कंडीशन में कहते हैं समीकरण संतुलित है, इक्वेशन बैलेंस है। नहीं है समझ में आ रहा है? तो अब ये बैलेंस हो गया। अब हमसे कोई पूछे, ध्यान से सुनना, कि ये अमोनिया सर NH3, अमोनिया का 2 मॉलिक्यूल जब बना तो नाइट्रोजन का 1 मॉलिक्यूल खर्च हुआ है, 1 अणु, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या है? 1, तो नाइट्रोजन का 1 अणु खर्च हुआ है, हाइड्रोजन का 3 अणु खर्च हुआ है, इसका 2 बना है तो इसका 3 खर्च हुआ है, इसका 2 बना है तो इसका 1 खर्च हुआ है, ऐसा हुआ है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अगर इसके 1 से ये वाला 2 बन रहा है, तो अगर मैं 5 into खर्च करूं तो ये कितना बनेगा? 10 बनेगा। वेरी गुड। नहीं समझ में आ रहा है? ये इसका 1 खर्च होने से 2 बनता है, तो 5 खर्च होने से कैसे बनेगा? ये कुछ समझ में आया? इसका 3 अगर खर्च हुआ है तो ये 2 बना है, तो अगर मैं इसका 6 खर्च करूं तो कितना बनेगा? इसके 3 से इसका 2 बना, इसके 3 से इसका 2 बना, तो इसका 6 से इसका कितना बनेगा? ध्यान से 4 बनेगा। और जिसको 1 मिनट जो बोला ना 12, ठीक है, तू 12, एक पीस तू 12। ध्यान से सुना, अगर ऐसे एक एक नियम आता है यूनिटरी मेथड, वो लगा लेना। ऐसे लिखना कि चूंकि 3 से कितना बन रहा है, तो 1 से कितना बनेगा? 2/3। तो 6 से पूछ रहे थे मास्टर साहब, तो 2/3 गुने 6, 3 दूना 6, 2 दूना। इससे आसान क्या होगा? ये भी तो करने आता होगा। बचपन में खूब क्वेश्चन मिलता था छठा में, 10 कलम का मूल्य इतना है तो 20 कलम का निकाले। होता है कि नहीं ऐसा क्वेश्चन? तो ऐसे ही तो करते हो आप। बोलो ये समझ में आया कि नहीं आया? तो इससे क्या पता चलता है
केमिकल इक्वेशन से दूसरा इंफॉर्मेशन ये पता चलता है कि जो आपका प्रोडक्ट बन रहा है ना, जो प्रतिफल बन रहा है, इसका अगर कुछ अणु बन रहा है, 10 अणु, 20 अणु, 10, 50, 100, 1000 जो भी बन रहा है, उसके लिए इसकी कितनी आवश्यकता है, कितनी जरूरत है, ये वाला कितना चाहिए, ये वाला कितना चाहिए, ये आपको पता चलता है। आई बात समझ में? जैसे कैसे होता है, घर में भोज है तो हलवाई आता है, तो आप जो पेरेंट्स होते हैं, जो आपके जो मेन लीडर होते हैं, उससे पूछता है कि बताइए कितने लोगों का खाना बनाना है, पूछता है कि नहीं पूछता है? और आप कहते हो कि 500 लोग आने वाले हैं खाने के लिए, तो क्या कहता है, 5 किलो आटा मंगा लें, हो जाएगा। तो वो देखता है ना कि आपको इतने लोगों को खिलाना है तो कितने अमाउंट में चीज लेके आना पड़ेगा। तो ये आपको पता नहीं रहेगा तो फिर क्या हो जाएगा, कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट अगर हमको 10 केजी बनाना है तो ये कितना चाहिए, ये कितना चाहिए। ज्यादा मंगा भी लोगे तो क्या होगा, बर्बाद होगा। अरे ये बात समझ में आ रही है? अब जैसे कि तुम ऐसा कर लो कि 500 लोगों को खिलाना है, या 5 ट्रक आटा मंगा लिए, ऐसा भी नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। तो अगर आपको ये पता है, ध्यान से सुनो, ये बहुत छोटा इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत बड़ा इन्फॉर्मेशन है। अगर आपको ये पता है कि इसका इतना बनाने के लिए आपको इसका 2 बनाने के लिए इसका एक चाहिए और हाइड्रोजन गैस का 2 मॉलिक्यूल चाहिए, तो आप फिर निकाल सकते हो कि इसका 50 बनाना है चाहे 100 बनाना है तो ये कितना चाहिए, ये कितना चाहिए। आई बात समझ में? तो ये दूसरा वाला इंफॉर्मेशन ये देता है केमिकल इक्वेशन, इट गिव्स द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स। अभिकारक का जो सापेक्षिक होता है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज थोड़ा सा टफ लगेगा आपको, लेकिन मैंने जो समझाया उसका यही मतलब है। समझ आ रही बात? ठीक है। तो किसी प्रतिफल को बनाने के लिए एक दूसरे के सापेक्ष में कितना होते हैं, कितना हमको रिएक्टेंट की जरूरत पड़ती है, कितना रिएक्टेंट रहते हैं इस रिएक्शन में, वो हमको समझ में आता है। आया समझ? ठीक है। आगे अगर बढ़े तो अगला इंफॉर्मेशन क्या देता है, इट शोज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। वही बात है, थोड़ा कहने का तरीका अलग है। इट शोज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ये दर्शाता है, ये शो करता है कि अब यहां पे देखो एक नया टर्म आ गया, पता है कौन सा, ये वाला मोल्स। तो ये अभी आपने पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं आपको चलो थोड़ा सा पढ़ा ही देता हूं, इसके बारे में बता ही देता हूं। आप लोग ये सुने हो डजन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं? तो 1 दर्जन बराबर क्या होता है? सबके दिमाग में केला आ गया होगा। तो 1 डजन इज इक्वल 12 होता है। तो 1 दर्जन का मतलब सीधे 12 केला नहीं होता। तुम दर्जन में केला खरीदते हो इसलिए दिमाग में भर पेट तो केला आ जाता है। 1 दर्जन का मतलब 12 होता है। क्या होता है? हाँ, ऐसे पूछो 1 दर्जन बराबर कितना, तो बोला 12 केला। 1 दर्जन का मतलब 12 क्या होता है? जैसे क्रिकेट लोग खेलते हैं तो सेंचुरी किसको बोलते हैं? 100 रन को, 100 को बोलते हैं ना। तो सेंचुरी का मतलब क्या होता है? 100। अब शतक वैसे फेमस हो गया क्रिकेट के लिए, तो हम लोग वहीं पे दिमाग रहता है। तो सेंचुरी का मतलब 100 हो गया, दर्जन का मतलब 12 हो गया। वैसे ही एक नंबर होता है, एक नंबर होता है जिसको 1 मोल कहते हैं। ध्यान सुनना, 1 मोल, क्या बोला मैंने? 1 मोल, ऐसे लिखा 1 मोल। इंग्लिश में लिखोगे यहाँ पे मोल, MOLE लिख सकते हो। 1 मोल इज इक्वल, ध्यान सुनना कितना नंबर, बड़ा नंबर होता है ये, 6022। ये अभी उसके आगे लगा है, जगह नहीं था तो हम नीचे लिख दिए हैं। आई बात समझ में? इसको उठा के यहीं पे लगा ना, ये 20 को जीरो है गिनोगे तो, और ये 6022, उसके बाद 20 को जीरो है। ठीक है। तो 1 मोल बराबर इतना होता है। 1 मोल बराबर, जैसे एक संख्या जानते हो कि 1 दर्जन में 12 होता है, वैसे ही 1 मोल में इतना होता है। अब इसको दिखाने का एक अलग तरीका है, इसको ऐसे दिखाते हैं छोटे रूप में, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, 10 का पावर 23, ऐसे। और इसी को कहते हैं एवोगाड्रो नंबर। क्या कहते हैं? एवोगाड्रो संख्या, एवोगाड्रो नंबर। किसी को प्रॉब्लम है तो बोलो पहले, एवोगाड्रो नंबर। और इसको दिखाते कैसे पता है तुम्हें? इसका एक सिंबल है, कैपिटल N लिखते हैं और यहां पे रासायनिक समीकरण से यह ज्ञात होता है। ज्ञात होता है मतलब पता चलता है, हाँ।
कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिक्रिया के बाद कौन कौन से प्रतिफल का निर्माण हो रहा है। हो गया? कोई बाकी है? नहीं। चलो देखो, दूसरा लिखना। यह बताता है, कौन? रासायनिक समीकरण की बात हो रही है। यह बताता है कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग ले रहे हैं। यह बताता है कि अभिकारक में कितने परमाणु या अणु भाग ले रहे हैं। ना अभी नहीं किया, कटल कट गया। बहुत खुशी मिल रहा है तुम लोगों को। ना ही लाइट नहीं आया है। आ गया? ये लिख लिया आपने? चलो तीसरे पॉइंट पे आ जाए। ये तो मैं कुछ समझा रहा था ना, बीच में लाइन ही कट गया। It shows the relation, it shows the ratio of the moles of the reactants and the products। ठीक है, तो ये तो समझा चुका हूँ, बस मैं मोल के बारे में बात कर रहा था। तो ये आपको समझ में आया? अरे बोलो है या ना? ठीक है, तो ये नंबर काफी बड़ा है, ध्यान रखना। 6.022 × 10⁻23। इस संख्या में कोई भी चीज लेते हैं तो उसको एक मोल बोलते हैं। इसको एवोगाड्रो संख्या कहा जाता है। इसका संकेत Na होता है। मैं यहाँ पे कह रहा था कि ये किसके लिए प्रयोग होता है बताओ? ये परमाणु एवं अणुओं के लिए ये नंबर यूज किए जाते हैं। हमारे आपके दैनिक जीवन में ये नंबर यूज नहीं होते, ध्यान से सुनना। अब 18 ग्राम में पानी की बात कर रहा था। अगर आप 18 ग्राम पानी पीते हो ना, तो आपको पता होना चाहिए 1 मोल पानी पीते हो आप, या 1 मोल। आप अगर 18 ग्राम पानी पीते हो, इसका मतलब है कि 1 मोल यानी इतनी संख्या में पानी का अणु आप पी जाते हो। 18 ग्राम पानी के अंदर 1 मोल होता है। आई बात समझ में? ये कैसे पता चला? तो थोड़ा सा एक आइडिया देता हूं, ध्यान से सुनना। ये अगर आपको, जिसको भी परमाणु द्रव्यमान संख्या, एटॉमिक मास नंबर याद है ना, वो ये सब कैलकुलेट कर सकता है। जल्दी से बताओ, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है? द्रव्यमान संख्या? अच्छा, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या याद है? तो सबसे पहले करना क्या होता है, सुनो ध्यान से। सबसे पहले करना क्या होता है कि अगर मैंने तुमको दिया H2O, क्या दिया? तो इस एक का पहले द्रव्यमान निकालो, ए होगा निकालो। तो 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, तो 2 का क्या होगा? 2 प्लस ऑक्सीजन 1 है,
तो एक ऑक्सीजन का कितना होता है 16, जोड़ दोगे तो 18 आएगा। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर एगो H2O लोगे तो मात्रक यहाँ पर U लगाना है। क्या लगाना है? U लगाना है, या AMU, इसको बोलते हैं यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट। यूनिट या एटॉमिक मास यूनिट, ये पढ़ाया भी होंगे बेसिक केमिस्ट्री में। लेकिन ध्यान से सुनो, अगर कोई इस पानी को कहे कि मैंने 1 मोल कर दिया, मतलब इतनी संख्या में कर दिया, तो 1 मोल पानी लोगे ना, तो ये U हटा के क्या कर दो? ग्राम कर दो। क्या कर दो? ग्राम। अब ये कैसे आता है, ये बात की कहानी है, आगे समझाऊंगा जब मोल कंसेप्ट पढ़ाऊंगा 11th में, तो पता चलेगा। लेकिन ध्यान रखना, जैसे ही उसको 1 मोल करोगे, कुछ नहीं करना आपको, U हटाओ, ग्राम लगा दो। तो हमको इधर से नहीं समझ में आता, अभी पता चला। लेकिन इधर तो पता है कि 18 ग्राम पानी हम पीते हैं, 36 ग्राम पानी पीते हैं, आधा केजी एक बार में लोग पानी पी जाता है, 500 ग्राम कहने का मतलब है। तो यहाँ पे 18 ग्राम 36 ग्राम की बात हो रही है। अगर 36 ग्राम पी गए तो कितना मोल पी गए? 2 मोल। 54 ग्राम पानी पी गए तो, ये बात समझ में है? 180 ग्राम पी गए तो, 180 ग्राम पानी पी गए तो 10 मोल। नहीं है समझ में? आया? ऐसे ही मान लो, चलो यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दे भी देता हूँ। एक सिंपल सा मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। जैसे CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है CO2, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि 1 मोल अगर CO2 लेंगे तो इसका द्रव्यमान कितना होगा, बता सकते हो? बोलो कैसे निकलेगा? तो कार्बन का पता होना चाहिए, ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। बताओ, कार्बन का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या, ऑक्सीजन का परमाणु संख्या, द्रव्यमान संख्या। तो यहां द्रव्यमान संख्या से मतलब है, तो कार्बन है 1 है तो एओ कार्बन का, और 2 ऑक्सीजन है तो एओ का 16, तो 16 दूना जोड़ो तो अगर एगो CO2 लेते तो 44 U होता, लेकिन 1 मोल CO2 लोगे ना तो 44 ग्राम हो जाएगा। नहीं आया समझ में? कितने लोगों का यहाँ तो सच में आया? ठीक है। ऐसे ही आप अगर बनाना चाहो तो मैं 1-2 क्वेश्चन दे देता हूं, बना के लाओगे? होमवर्क में रहेगा कि आपको निकाल के इसका लाना है, 1 मोल H2SO4 का द्रव्यमान निकालना है। और यहाँ पे मैं खाली जगह डॉट डॉट कर देता हूं और ग्राम मात्रक लगा देता हूं, यानी ग्राम में ही निकाल के लाना है। क्वेश्चन मार्क है लास्ट में, ठीक है? 1 मोल ग्लूकोज कर देता हूं, C6H12O6, इसका भी द्रव्यमान निकाल के लाना है और वो भी ग्राम में निकाल के लाना है। 2 और दे देता हूं, 1 मोल चीनी कर देता हूं, शुगर, C12H22O11, इसका भी निकालना और ग्राम में निकालना। चलो एक और कर देता हूं, कितना हो गया? 4 हो गया ना? रहने दें कि और दे दें? CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और इसका 1 मोल अगर होगा तो इसको निकाल के लाना। अच्छा, किसी का अगर 1 मोल का पता चल गया तो 2 मोल का नहीं बता सकते हो, 5 मोल का नहीं बता सकते, 3.5 मोल का नहीं बता सकते। क्या करना रहेगा? सिर्फ गुना करना रहेगा, है कि नहीं? तो एक बस और कर देता हूं, 1 मोल नहीं करता हूं, बस आपको थोड़ा सा सोचने के लिए छोड़ देता हूं। मैंने समझा भी दिया, वैसे मैं यहां पर दे रहा हूं 4 मोल। कितना दे रहा हूं? 4 मोल H2O दे रहा हूं। कितना? 4 मोल H2O दे रहा हूं। इसका द्रव्यमान बताना है ग्राम में। ये 5 प्रश्न बना लेना। हे भगवान, हे ईश्वर, हे प्रभु। हाँ, फैन चला दो जी, चलाओ। जब सब बंद हो ही रहा है तो हो, कितना बंद होगा? चलाओ जी, चलाओ। हवा वैसे थोड़ा थोड़ा तो बह ही रहा है, नॉर्मल। चलाइए चलाइए।
एगो ई एगो शादी ब्याह का भूख वाला लाइट हो गया है। क्या हुआ, हो गया? चलो, तो मोल क्या होता है समझ में आया? अरे बोलो हाँ या ना। तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि इट शोज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स। ध्यान से सुनना, अभी जो मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिया था उसको मैं फिर से कर लेता हूँ। ये लिख चुके हो कि नहीं लिखे हो? इसको लिखो, पहले जल्दी से लिखो। हो गया? चलो तो देखना, ये लिखते हैं पहले, फिर इसको मैं समझा देता हूं। कह रहा है इट शोज द रेशियो ऑफ द मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। तीसरा पॉइंट है ये हमारा, ठीक है? लिखना, यह बताता है, कौन? यह किसको बोला जा रहा है यहां पे? रासायनिक समीकरण को। हाँ, यह बताता है कि अभिकारक एवं प्रतिफल, अभिकारकों एवं प्रतिफलों का अनुपात क्या है? ठीक है, ये क्या बताता है? अभिकारकों एवं प्रतिफलों का अनुपात क्या है, यानी अनुपात के बारे में बताता है। अगला है, इट टेल्स अस द रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। मतलब अभिक्रिया के बाद अभिक्रिया के पश्चात बाद बने प्रतिफलों के परमाणुओं एवं अणुओं के संख्या के बारे में जानकारी देता है। हो गया? तो पहला पॉइंट ये था कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिकारक होते हैं, उसमें जो परमाणु अनुभाग ले रहे हैं वो कितनी संख्या में भाग ले रहे हैं, कितनी संख्या में? नहीं, पहला ये नहीं था ना। हाँ, पहला सूचना ये प्राप्त होता है कि अभिकारक में कौन कौन से पदार्थ हैं, यानी अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, और अभिक्रिया के बाद कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। पहला इन्फॉर्मेशन ये था। दूसरा इन्फॉर्मेशन ये है कि जो अभिकारक है, रिएक्टेंट है, यानी जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, उनकी संख्या क्या है, उसमें परमाणु अणुओं की संख्या क्या है। तीसरा ये हम लोगों का पॉइंट रहा कि जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं, जो अभिकारक होते हैं, जितने भी अभिकारक होते हैं, और जो प्रतिफल होते हैं, उनका रेशियो क्या है। कि मतलब अभिकारक में जो, जैसे दो अभिकारक है ए और बी, तो किस अनुपात में भाग ले रहा है, मतलब ए का कितना है, बी का कितना है, और प्रतिफल अगर सी और डी बन रहा है तो सी और डी कितना बन रहा है। या ये वाला बात हो गया कि इसका कितना लेंगे तो इसका कितना बनेगा, इसके बीच में एक रिलेशन देगा, इसका एक रेशियो रहेगा कि इसका इतना लेंगे तो इसका इतना बनेगा। आई बात समझ में? तो ये बताता है। चौथा ये बताया कि जो अभिक्रिया के बाद
प्रतिफल जो बनता है उसमें जो परमाणु अणु बनते हैं उसकी संख्या क्या है, ये आप बता सकते हो इस इक्वेशन से, जो हम लोग बार बार कोई एग्जाम्पल लेकर के समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार फिर से देख लो, H2 प्लस O2 क्या बनता है, ये H2O बनता है। बैलेंस करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 2 2 लगाया था, याद है आपको? तो अब इसको देख करके आपसे पूछा जाए कि बताओ इधर अभिकारक में हाइड्रोजन का कितना अणु है, 2 2 H2 है। हाइड्रोजन गैस का 2 अणु है, ऑक्सीजन गैस का क्या अणु है, तो आपको पता चल रहा है। प्रतिफल में पानी का क्या अणु है, 2 अणु है। अरे बोलो है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। और ये भी पता चल रहा है कि पानी का अगर 2 अणु हमको बनाना है तो हाइड्रोजन गैस का 2 अणु चाहिए और ऑक्सीजन गैस का 1 अणु चाहिए। ठीक है, एक सवाल आपसे छोटा सा पूछें, मुझे बताना, अगर मेरे को अगले पेज पे चलें क्या, अगले पन्ने पे चलें? अच्छा यहाँ पे कुछ दूसरा आ गया, कोई नहीं। यहाँ पे एक चीज आपसे पूछना चाहता हूं मैं, और वो ये है कि ये आपको तो पता चल गया 2H2 प्लस O2, मैं बैलेंस फॉर्म में ही लिख रहा हूं, संतुलित अवस्था में ही लिख रहा हूं, बैलेंस है ये। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि हमको यहाँ पे जो वाटर का मॉलिक्यूल है वो 10 चाहिए, तो बताओ यहाँ पे क्या लिखना चाहिए हम लोगों को? H2 क्या को चाहिए, 10 को चाहिए। O2 क्या को चाहिए, 5 को चाहिए। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है आपको, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, अभी अभी आप लोग 2 चर वाला रैखिक समीकरण पढ़े थे, तो उसमें विलोपन विधि के लिए हम लोग कुछ गुणा करते थे, हाँ? तो जो भी गुणा करते थे इधर भी करते थे, इधर भी करते थे। अच्छा ऐसा नहीं लग रहा है कि ध्यान से देखो, ऊपर वाले संतुलित समीकरण में 5 से गुणा कर दिया गया, 5 दूना, यहाँ 1 है तो 5 एकम 5 दूना, आया समझ में? तो ये चीज ध्यान रखना, ये पकड़ने का एक और आसान तरीका है कि जहां भी इसमें जो संतुलित है, जो बैलेंस है, उसमें अगर जहां 1 दिख रहा है, जैसे यहाँ 2 दिख रहा है, यहाँ 2 है लेकिन यहाँ 1 है, तो इसका कितना गुना होगा? जैसे मान लो मैंने बोला यहाँ पे कि यहाँ पे लिख दूं अगर मैं 50, क्या लिख दूं? अगर 50 लिख दूं तो जल्दी से बताओ, अगर यहाँ 1 था और उसका मैंने 50 गुना किया, तो यहाँ 2 है तो 50 गुना करोगे तो कितना आएगा? 100। आई बात समझ में? और यहाँ पे 2 है तो इसका 50 गुना करोगे तो कितना आएगा? लेकिन हाँ ध्यान रखना क्या, कि सबसे पहले वहां से ही सोचना ये बात, जो पहले बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। ये नहीं कि असंतुलित रासायनिक समीकरण है अब वहां से सब में लगे गुणा करने, तो ना वो बैलेंस है ना ये बैलेंस है, गड़बड़ रहेगा। अभी ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है, ये भी बैलेंस है। तो अगर आपको 100 H2 को बनाने हैं तो H2 कितना चाहिए? 100, लेकिन O2 कितना चाहिए? 50। सुनाई दे रहा? कोई दिक्कत?